कैसे हो आप सब? उम्मीद है सारे लोग बढ़िया होंगे। अब आज हम मनी एंड क्रेडिट जो आपका चैप्टर चल रहा है इसका पार्ट ए पढ़ चुका था, इसका पार्ट बी लेकर के आए हैं। ठीक है, पार्ट बी एक दिन से लेट है, उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। दरअसल सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी। ये तो टेक्नोलॉजी की कमी है, टेक्नोलॉजी के कुछ अपने प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, फ़ायदे हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। कल मैंने पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया पर पता चला वॉइस की प्रॉब्लम हो गई, वॉइस सही से नहीं रिकॉर्ड हुई। तो आप इसे समझ भी सकते हो कि एक यूट्यूबर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हम यूट्यूबर से आपसे कहते हैं कि देखो, अगर ठीक ठाक वीडियो रिकॉर्ड हो गई, हम लोग इतनी मेहनत करके आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप एक मीडियम बन सकते हो उस वीडियो को अच्छे लोगों तक शेयर करने का। ठीक है, और इससे हमारी गुडविल आपको लगेगी और आपकी गुडविल हमें लगेगी, दोनों मिलकर के प्रोग्रेस करेंगे। चैनल ठीक ठाक ग्रो होगा तो हमारे अंदर भी ठीक ठाक कॉन्फिडेंस आएगा और बेहतरीन पढ़ाएंगे। बाकी सब समझदार हो, क्लास 10th में इतना तो समझते ही हो। 24 आवर्स के लिए वीडियो की जो लिंक है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस को दे सकते हो। ये सब हम आपको जो है थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं कि ये सब कर सकते हो अपने चैनल के लिए। आपका अपना चैनल है करियर एग्जाम्स। शुरू करते हैं। पार्ट बी फॉर होता है बिजनेस, यानी अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पार्ट ए में मनी को आपने समझ लिया था, मनी क्या होता है और किस फॉर्म में होता है। क्रेडिट के बेसिक्स जान लिए थे। अगर पार्ट ए नहीं देखा है तो भैया चले जाओ, उसको प्लेलिस्ट से देख लो, या इसके ठीक नीचे वाले वीडियोज़ में जाओगे तो इसके ठीक नीचे वाला वीडियो जो है वो पार्ट ए है मनी एंड क्रेडिट का। तो अब चूँकि हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। क्या है? फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, क्रेडिट के बारे में आप भी पढ़ ही चुके हो। क्रेडिट क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपने पढ़े थे, क्रेडिट के नफ़े और नुकसान आपने पढ़े थे। क्रेडिट जो कि बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में लोन कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात फॉर्मल की आई, इसका मतलब इनफॉर्मल भी होगा। तो हाँ बिल्कुल है, क्रेडिट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल, और एक होता है फॉर्मल। आप साथ में सेक्टर लगा सकते हो कि किस सेक्टर से आता है। अगर फॉर्मल सेक्टर से आता है तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है, इनफॉर्मल से आता है तो इनफॉर्मल। आप कहोगे ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो देखो यहाँ पे इसके ठीक पहले अगर आप मान लो एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठो, नहीं लिए हो तो कोई बात नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लिए हो, एनसीईआरटी की बुक भी देख रहे हो, तो इसके ठीक पहले वाले पेज पर जब आप पलटोगे तो वहाँ पे कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं। बेसिकली 4 केस स्टडीज दी हुई हैं। उसमें ये है कि 2 लड़के हैं, जब वो आपकी तरह जब पार्ट ए वाला पढ़ लेते हैं तो वो एक सर्वे करने एक गांव में निकलते हैं। गांव का नाम सोनपुर है। उस गांव में जाते हैं और देखते हैं कि जो क्रेडिट सिस्टम है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, यानी लोग क्रेडिट कहाँ से लेते हैं, लोन कहाँ से लेते हैं, बदले में वो क्या पेमेंट करते हैं, क्या उनका कोलैटरल होता है यानी सिक्योरिटी होता है। ये सब देखने के लिए वो गाँव की तरफ जाते हैं। तो उनको क्या मिलता है, सबसे पहले एक व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, तो उन व्यक्ति का नाम, रुक जाइए हम देख लेते हैं, श्यामलाल है। ठीक है, उन व्यक्ति का नाम है श्यामलाल। श्यामलाल आलू की खेती करते हैं, 1.5 एकड़ ज़मीन इनके पास है। तो पहले ये क्या करते थे, एक मनी लेंडर से, यानी जो पैसा उधार पर, जिनको हिंदी में महाजन कहते हैं, उनसे ये पैसा लोन पे लेते थे, यानी क्रेडिट लेते थे, जो कि 5% पर मंथ हुआ करता था, 5% पर मंथ। अब इस हिसाब से अगर इसका एनुअल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 5 जा 60, यानी 60% पर एनम। कहने का मतलब अगर इन्होंने 100 रुपया लिया है तो 1 साल के बाद कितना देंगे, 160 रुपया ये पे करेंगे। महीने भर के बाद करेंगे तो 105 रुपया पे करेंगे। फिर इन्होंने अपना क्रेडिट जो है ये शिफ्ट कर लिया। अब ये लोन ले रहे हैं एक ट्रेडर से, एक व्यापारी से ले रहे हैं, जो इनको दे रहा है 3% पर मंथ पर। ठीक है, लेकिन उसके साथ में इनका एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट ये है कि जब इनकी क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस होगी तो वो क्रॉप जब ये सेल करेंगे तो इसी ट्रेडर को ही सेल करेंगे, यानी श्यामलाल जिस ट्रेडर से लोन ले रहे हैं उसी ट्रेडर को ही क्रॉप सेल करेंगे। ये एग्रीमेंट है। ठीक, अब इसे ट्रेडर को क्या फ़ायदा होने वाला है, ट्रेडर को ये फ़ायदा होगा, परमानेंट सेलर उनको एक मिल रहा है जिससे वो खरीद सकेंगे। ट्रेडर का प्रॉफिट कहाँ से होता है, जिस टाइम पे फसल हार्वेस्ट हो रही होती है, यानी फसल कट रही होती है, उस टाइम पे उसका दाम सस्ता होता है। तो जो पैसे वाले लोग हैं, कैपिटल वाले लोग हैं, यानी जिनके पास पूंजी है, वो उस समय फसल खरीद लेते हैं और बाद में जब कुछ दिन के बाद में फिर उसके रेट बढ़ जाते हैं तब उसको बेच देते हैं, उनको बाकायदा फ़ायदा हो जाता है। यानी अगर मान लो आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं तो आप पैसा इस जगह पे लगा सकते हो। ठीक है,
ये श्यामलाल की कहानी है। दूसरी स्टोरी जो है उनका नाम है अरुण। क्या नाम है? अरुण। इनके पास थोड़ा ज़्यादा ज़मीन है, लगभग 7.5 एकड़ यानी 7.5 एकड़ ज़मीन है। ये भी आलू ही बोते हैं। पोटैटो फार्मर्स के पास ये लोग गए हैं, 2 लड़के जिनका नाम भी दिया हुआ है, रोहित और रंजन। नाम वाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली ये इनफार्मल और फार्मल सेक्टर क्या कैसे होता है तो इसको एक कहानी के थ्रू समझ लो तो चीज़ें आसान रहेगी। देखो ये कहानियाँ आप इग्नोर मत करो। हो सकता है आप कहोगे कि ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इतना ज़्यादा बता रहे हैं, चलो हटो, जो बिल्कुल लाइन टू लाइन बताया उस वीडियो पे हम लोग चले जाएं। देखो आसान है, मैं कह रहा हूँ, वो आपको आसान लगेगा बिल्कुल 100%। कहीं ना कहीं वो उस वीडियो से मेरी वीडियो आप इन्फीरियर भी पाओगे, लेकिन एक चीज़ का मेरा वादा है कि वो आज पढ़ लोगे, एग्ज़ाम तक ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा, इसके बाद भूल जाओगे, या 4 दिन याद रहेगा भूल जाओगे। ये बातें आप लाइफ भर नहीं भूलोगे, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है? स्टोरी से आ रही है, आपकी डेली लाइफ से आ रही हैं। और जो चीज़ें आपकी डेली लाइफ से जुड़ जाती हैं ना, वो कभी नहीं भूलती हैं। तो ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। किसी किसान को खेती करते देखोगे, आपको सारा अरेंजमेंट याद आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ इग्नोर मत करो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, उसको पढ़ना होगा तो पढ़ना, वरना उसको ये पढ़ना, यहाँ से आप सारी डेफिनेशन निकाल ले जाओगे, सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो ये चीज़ें आप पढ़ो। तो अरुण पे आते हैं। 7.5 एकड़ ज़मीन इनके पास है। तो ये क्या करते हैं? ये बैंक से लोन लेते हैं। कहाँ से लोन लेते हैं? बैंक से। और बैंक इनको 8.5% पर एनम के रेट पे देता है। सोचो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कहाँ 60%, कहाँ 8.5% ओनली। ठीक है, यानी पूरे साल में इनका केवल 8.5 रुपये ऐड होगा 100 रुपये पे। 108 रुपया 50 पैसा इनको देना पड़ेगा, जबकि इसको 160 रुपया देना पड़ेगा। तो इन्होंने वहाँ से लोन लिया पहली बार, अपने जो है लैंड के जो पेपर्स थे उसको कोलेटरल पे रख करके। फिर नेक्स्ट क्रॉप सेशन में इन्होंने क्या किया, जब क्रॉप प्रोड्यूस हुई तो इन्होंने क्रॉप का जो एक पार्ट है उसको इन्होंने बैंक का कर्जा चुका दिया, और फिर बाकी जो रिमेनिंग बचा उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा। कोल्ड स्टोरेज में जब रखेंगे तो इनको एक रिसीट मिलेगी कि भाई आपका आलू यहाँ पे रखा हुआ है। वो रिसीट लेकर के बैंक में गए, उस रिसीट को एज अ कोलेटरल वहाँ पे रखा और बैंक से एक फ्रेश लोन उठा लिया। तो इस तरीके से इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है, इस एक लेडी है जिसका नाम है रमा। रमा एक एग्रीकल्चरल वर्कर है, यानी खेतों में काम करने वाली एक महिला है। काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इसके पास इवन कोलेटरल के लिए भी कुछ नहीं है, सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो एक मनी लेंडर से ये पैसा उधार लेती है 5% पर मंथ पर। हालांकि अगर आप गांव एरिया से जुड़े हुए तो देखोगे अभी 10% चलता है, तो 5% बहुत कम हुआ। 10% पर जो गांव के जो मनी लेंडर वगैरह होते हैं, गांव एरिया में रहने वाले, 10% पर जाके उधार देते हैं, साथ में जेवर वगैरह सब रखवा लेते हैं। ये सब डेली लाइफ में अपने आसपास देखो तो चीज़ें समझ में आएगी। और बिल्कुल ये ऑब्जर्व करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ने लिखने मतलब केवल पेपर देना नहीं, ये चीज़ों को डेली लाइफ से जोड़ना है। आपके आसपास वाले जो हैं उनको भी जो है अवेयर करना है, खुद भी अवेयर होना है चीज़ों से। तो इस पर इसको मिलता है। अब इसके पास कोलेटरल रखने के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी जो मनी लेंडर है वो इसको पैसा उधार दे देता है। बदले में ये क्या करती है, उसके यहाँ घर पे काम भी करने जाती है। ठीक है, पैसा जो उसको जो बाहर वर्क करके मिलता है वो चुकाती रहती है, लेकिन कभी भी हमेशा डेब्ट ट्रैप में रहती है। पिछली वीडियो में मैंने डेब्ट ट्रैप पढ़ा था क्या होता है, तो उसमें हमेशा फंसी रहती है। तो पैसा चुकाती भी रहती है और उस मनी लेंडर के घर पर काम भी करती है। मनी लेंडर उसके साथ ठीक ठाक बिहेव भी नहीं करता है, ठीक है, ठीक ठाक उसको ट्रीट नहीं करता है, लेकिन फिर भी ज़रूरी उसको इसकी गर्ज है उस पर कि भाई पैसा उसी से लेना है, तो वो कुछ भी कहे जाना तो उसके यहाँ पड़ेगा ही। ठीक, अब चौथा एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी दे रही है वो आएगा आपका कोऑपरेटिव का। किसका? कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल आएगा। कोऑपरेटिव अगर इसको देखो तो कोऑपरेट से बना है। आप जैसे रेगुलर लैंग्वेज में भी आपस में कहते हो भाई कोऑपरेट करो हमको, हम तुमको कोऑपरेट करें, मतलब एक दूसरे का सहयोग करें। तो इसी से कोऑपरेट बना है। तो हर सेक्टर के अपने कोऑपरेट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के अपने कोऑपरेट हैं, वीवर्स के यानी जो बुनने वाले होते हैं उनके कोऑपरेट हैं। ठीक है, जो मैकेनिकल लोग हैं उनके कोऑपरेट हैं। आपस में सहयोग करके लोग क्या होता है, कुछ मेंबर्स मिल करके एक कोऑपरेशन बना लेते हैं और उसमें वो जो है अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। कुछ उनका जो इनकम होती है उसमें से कुछ सेविंग्स एक जगह पे इकट्ठा करते रहते हैं। अब जो एक जगह इकट्ठा है तो उसमें से कुछ लोग जैसे अगर पैसा उधार ले रहे हैं तो वो जो इंटरेस्ट देंगे वहाँ पे, उस इंटरेस्ट से पैसा जमा करने वालों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी उनको प्रॉफिट में मिलेगा वहाँ से। और वहाँ से लोग, यानी बिल्कुल बैंक जैसा ही कोऑपरेटिव काम करता है।
ठीक बैंक जैसा ही काम करता है। लेकिन चूंकि ये अपने लोगों का होता है तो यहाँ पे कोलेट्रल जैसा खास कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ट्रस्टेड मेंबर्स होते हैं कि हाँ ये भाग नहीं जाएंगे, और वो चूंकि उसी पर्टिकुलर गांव वगैरह के होते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें चल जाती हैं। नहीं, बिना कोलेट्रल वाले लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। गरीब लोग ऐसा करते हैं, गाँव में कोऑपरेटिव्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव्स कहते हैं इनको। अगर ये सोनपुर की बात करो जहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए गए, तो यहाँ पे बताया कि 2300 मेंबर्स की एक वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, जहाँ पे लोग अपने पैसे को रखते हैं और फिर वहाँ से उसमें से जब एग्रीकल्चरल सेशन आता है तो वहाँ से पैसा वैसा ले करके और जो सीड है, फर्टिलाइज़र है या एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, उनको ये लोग परचेज कर लेते हैं। फिर ये होता है कि कोऑपरेटिव में अगर सेविंग ज़्यादा हो जाती है तो उस सेविंग को एज अ कोलेटरल रख करके ये मेन बैंक से पैसा उठा सकते हैं, ज़्यादा पैसा उठा सकते हैं, ठीक है, और बाद में वो पैसा पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव्स का मैटर चलता है। ये कहानी आपने देखी। अब आ जाओ यहाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल पे। तो यहाँ पे जो आपने बैंक वाला देखा है, नहीं, जो अरुण जो बैलेंस ले रहा था बैंक वाला, ठीक है, ये आपके फॉर्मल सेक्टर में आएगा, यानी बैंक आपके फॉर्मल सेक्टर में आएंगे और कोऑपरेटिव्स जो हैं ये आपके फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। बाकी जो ये मनी लेंडर जो श्यामलाल को पहले पैसा दे रहा था और रमा को दे रहा था, और ट्रेडर, तो मनी लेंडर हो गए, ट्रेडर हो गए, कोई आपके फ्रेंड्स आपको पैसा दे रहे हैं, कोई रिलेटिव दे रहे हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। ठीक, तो 2 चीज़ें आपके सामने निकल करके आई, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। अब बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर जोन से खूब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो सेक्टर ज़्यादा बेनिफिशियल है उससे क्या लोग ज़्यादा बेनिफिट उठा पाते हैं, उत्तर आएगा नहीं उठा पाते हैं, तो क्यों नहीं उठा पाते हैं, ये सब चीज़ें, तो यही हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। तो अभी आपने देखा, खुद ही देख लिया कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा वसूलता है लोगों से, इंटरेस्ट यानी ब्याज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाता है, साथ में लोगों का खूब एक्सप्लॉयटेशन करता है, यानी खूब शोषण करता है। जबकि फॉर्मल सेक्टर बहुत कम जो है इंटरेस्ट लगाता है, बहुत कम ब्याज लगाता है, ठीक है, और इसका वर्किंग बहुत स्मूथ रहता है। तो इसका कारण क्या है? तो पहला एक कारण तो यही भी कि जो फॉर्मल सेक्टर है, यानी जो बैंक है, कोऑपरेटिव भी अल्टीमेटली बैंक से जुड़ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बात हम बैंक की ही करेंगे। तो जो बैंक है, तो आपने जैसे देखा था पिछले वीडियो में भी कि बैंक को कौन गवर्न करता है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात इंडिया की ही कर रहे हैं, तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न करता है। साल भर में बैंक्स का ऑडिट होता है, इवन मंथली भी जो है पूरा डिटेल भेजना होता है बैंक्स को, RBI को। RBI इस चीज़ की जानकारी रखता है, हमेशा पूछताछ करता है कि आपने कितना लोन किसको दिया, डिपॉजिट में आप कितना पैसा रखे हुए हो, लोन किस सेक्टर में कितना दिया, कितने रेट पर दिया। ऐसा तो नहीं है कि आपने केवल रिच पीपल को लोन दिया, गरीब लोगों को लोन नहीं दिया, जिनको नीड है उन लोगों को लोन दिया कि नहीं दिया। कुल मतलब कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से RBI बैंक्स को रेगुलेट करती है। इसलिए बैंक्स इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब इनफॉर्मल सेक्टर जैसे मनमानी नहीं कर सकते। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर का जो है, इसके लिए ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी हुई है कि जो इन पे कोई कंट्रोल कर सके। ये मनमानी तरीके से अपना काम करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोग लोन ज़्यादा लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक तो है कि लोगों में एजुकेशन नहीं है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, यानी इलिटरेसी एक पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? दूसरा रीजन ये हो जाएगा कि आदमी क्या है ना कि बहुत सुस्त आदमी सुस्त होता है। वो एक व्यवस्था चल रही है, उसी में वो रहना चाहता है, कुएं का मेढक बन के रहना चाहता है। वो नयापन अपनाना ही नहीं चाहता है, भले बड़ा फायदेमंद हो, वो उसको ये सब नहीं मतलब समझ में नहीं आता है शुरुआत में। तो लोग कहते हैं कौन बैंक दौड़े ये सब करे, हम जा रहे हैं और महाजन जी से और इतना रुपया ले आएंगे, दे देंगे, फसल पैदा होगी, ऐसे करके जो है तो मतलब उनको ये काम आसान लगता है। अच्छा, तीसरी चीज़ और भी है, जो गरीब लोग हैं, जैसे बैंक क्या है, बैंक भाई कुछ तो कोलेटरल लेगा, आपसे सिक्योरिटी लेगा। बैंक आपको क्या जाने, इनफॉर्मल तो है नहीं, वो फॉर्मल है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो आपको क्या जाने। आप कोलेटरल रखो, कुछ सिक्योरिटी रखोगे, बैंक आपको पैसा देगा। तो बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कोलेटरल के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो बैंक नहीं जा सकते। बैंक पेपर वर्क मांगता है, ये सब, तो इसके लिए जो इलिटरेट लोग हैं वो यहाँ पे नहीं जा सकते। कोऑपरेटिव, ठीक है, बैंक में नहीं जा सकते। तो इसलिए जो है ज़्यादातर पैसा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोग लोन में उधार लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे, लेकिन अगर फ़ायदे की बात करूँ तो इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेने वाले लोग हैं
वो गरीब के गरीब ही रहते हैं और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। उनका ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है वो सब मनी लेंडर ही खा जाते हैं। और इसके अलावा ऊपर से फिर कहते हैं कि भैया अभी तुम इतना कर्जा बचे हो, यानी जैसे प्रोडक्शन हुआ वो पहुँच गए, सब फसल उठा भी लिए और फिर चिट्ठा भी दिखा दी कि अभी तुम्हारा इतना बकाया है। यहाँ से लोग प्रॉफिट नहीं उठा पाते हैं। जबकि फॉर्मल सेक्टर में डबल तिबल खूब प्रॉफिट होते थे। आपने अरुण का देखा कितना बढ़िया उसका चल रहा था, जबकि आपने रमा का देखा वो तो हमेशा डेड ट्रैप में थी। श्यामलाल का कोई खास फायदा नहीं था, बिल्कुल न्यूट्रल स्टेज में वो चल रहा था। तो इस तरीके से जो है फॉर्मल सेक्टर का सिस्टम होता है, राइट। अब जो है यहाँ पे एक और हेडिंग है जो है SHG, इसको पहले इरेज कर देते हैं। SHG फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अभी जो कोऑपरेटिव हम लोगों ने पढ़ा है ना स्टोरी में, ठीक है, आप इसको वही समझ लो, तो ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब वही कोऑपरेटिव्स, किसी भी गांव के लोग जो 100-150 मेंबर्स या जितने भी मेंबर्स चाहें वो अपने इच्छा से वॉलंटरली जुड़ सकते हैं, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ अपना जो है इसमें पूल करते हैं, यानी इसमें हेल्प करते हैं, वहाँ पे अपनी सेविंग्स का पैसा डालते हैं। फिर जिसकी ज़रूरत लगती है वो यहाँ से पैसा एज अ क्रेडिट ले सकता है, वहाँ पे जमा कर सकता है। पैसा जमा करने वालों को जो अर्निंग होती है उसमें से उनको मिलता है, ठीक है। और जब यहाँ पे पैसा ज़्यादा हो जाता है तो ये बैंक से जो है एज अ कोलेटरल उसको जमा करके और बड़ा लोन ले सकते हैं। इससे क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, ठीक है, क्योंकि किसानों को पैसा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है, जब खेती, जब सोइंग का टाइम होता है, यानी बुआई का टाइम होता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा खर्चा मतलब लगता है उन लोगों का, उस समय पैसे की ज़रूरत होती है। और किसानों के पास उस समय पैसा नहीं होता है रूरल एरियाज़ में, तो उस समय इनको यहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो है वो हेल्प मिलती रहती है, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में यही इतना ही है, और जो है आई होप आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। जो नहीं आया होगा वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू, या जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं, मेरे स्कूल के बच्चे हैं, वो सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से आकर के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग शेयर करिए, खूब सारे लोगों तक पहुँचाइए। हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देंगे, इसे और बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।